Hello students, welcome back to ACCA Financial Accounting classes. My name is Dipali and I am an ACCA. So today we will be continuing with the chapter number 3 of Kaplan. And आज हम करेंगे basic accounting terminologies and double bookkeeping system. ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक टर्म हमें पता होना चाहिए वो है एसेट्स. अब एसेट्स क्या होते हैं? सो एसेट्स आर बेसिकली दोज रिसोर्सेज. एसेट्स क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक एंटिटी कंट्रोल करता है. सो बेसिकली क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं जो एक एंटिटी क्या करता है? कंट्रोल करता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट. As a result of what? As a result of a past event, and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. ठीक है, उन resources की वजह से क्या होगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनफ्लो होएगा, बेनिफिट्स का इनफ्लो होएगा फ्यूचर में जाके. ठीक है, सो एसेट्स को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो होते हैं प्रॉपर्टीज प्लस रिसीवेबल्स. प्रॉपर्टीज तो क्या हो गए? जैसे प्रॉपर्टीज हो गई प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स हो गए, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स. जो भी हार्डवेयर वाली चीज है, तो हार्डवेयर भी हो सकती है, जो टेंजिबल है वो भी हो सकती है, और कुछ इनटेंजिबल भी होती है जो हम इवेंचुअली आगे जाके पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये सब प्रॉपर्टीज और रिसीवेबल्स मतलब जो हमें बाहर से वालों से रिसीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने कस्टमर्स को गुड्स बेच रखे हैं. ठीक है, कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स दे रखे हैं. तो अब मुझे उनसे क्या रिसीव करना है? अपना पेमेंट रिसीव करना है. तो वो क्या बोलेंगे? उसको बोलूंगी ट्रेड रिसीवेबल्स. क्या हो जाएंगे वो? ट्रेड रिसीवेबल्स. सो एसेट्स क्या होती है? वो रिसोर्सेज होती हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी. अब ये एंटिटी जो है वो सारे प्रॉपर्टीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. क्या पास्ट इवेंट था? क्योंकि इन्होंने पास्ट में खरीदी थी तो ये इनको कंट्रोल करती है. ऐसी वो रिसीवेबल्स को भी कैसे कंट्रोल करती है? क्योंकि उसने गुड्स बेचे थे. ठीक है, गुड्स बेचे थे और गुड्स बेचना क्या हुआ? पास्ट इवेंट हो गया. तो अब उससे क्या होगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रिसीवेबल्स को वो रिसीव करेगी. ऐसे ही प्रॉपर्टीज पे, प्लांट एंड मशीनरी से वो क्या बनाएगी? गुड्स बनाएगी. तो उसको क्या होगा? गुड्स को बेचेगी तो बिजनेस में क्या आएगा? पैसा आएगा. राइट, तो एसेट्स. या मान लो इनमें से कोई एसेट अगर वो बेचे तो भी उसको डायरेक्टली पैसा मिलेगा उसकी सेल्स प्रोसीड से. तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर दोज रिसोर्सेज which are controlled by the entity as a result of past event and from which future economic benefits will flow to the entity. ठीक है, अब एसेट्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं नॉन करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स दैट विल बी यूज्ड बाय द एंटिटी फॉर मोर देन 12 मंथ्स. जो एसेट्स एंटिटी यूज करेगी फॉर मोर देन 12 मंथ्स या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है? 1 साल, एक अकाउंटिंग पीरियड. नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग से ज्यादा वो उसको यूज करेगी तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट बोलते हैं. ठीक है, अब इन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, उसको वो मोर देन 12 मंथ से यूज करेगी. प्लांट एंड मशीनरी तो उसकी 10-15 साल चल जाएगी. लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को तो कुछ होगा ही नहीं उसकी. ठीक है, और बिल्डिंग जो है उसकी वो मान लो 25 साल चल जाएगी. मोटर व्हीकल्स भी 5 साल चल जाएंगे. फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स भी 10 साल चली जाते हैं. लैपटॉप्स वगैरह भी 3 to 5 years चल जाएंगे. राइट, तो ये सब क्या है? उसके नॉन करंट एसेट्स हैं. ओके, और ये क्या होती है? दे आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस, not held by the business for resale purpose,
बेचने के लिए नहीं रखा है। इस प्लांट एंड मशीनरी को उसने क्या बोलते हैं, बेचने के लिए नहीं रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग को भी बेचने के लिए नहीं रखा है। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स को बेचने के लिए नहीं रखा है बुक में, वो तो यूज करने के लिए रखा है। बिजनेस में क्यों रखा है, यूज करने के लिए रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो कि रियलाइज हो जाएंगे, दैट विल बी रियलाइज्ड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग में वो कैश में रियलाइज हो जाएंगे। जैसे इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री को क्या रखा है, बेचने के लिए रखा होता है। इन्वेंट्री को गुड्स जो है, जो गुड्स परचेज करे हैं उसने, जो उसके पास स्टॉक है, उसको तो बेचेगी, तो विद इन 12 मंथ्स क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। ऐसे ही रिसीवेबल्स, क्रेडिट पे उसने गुड्स बेचे हैं तो रिसीवेबल्स रिसीव हो जाएंगे, उसको रिसीव हो जाएंगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं, एक तो हो गया नॉन करंट एसेट्स और दूसरा हो गया करंट एसेट्स, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एसेट्स। ठीक है, चलो लेट्स रीड अबाउट देम। An asset is a resource controlled by the entity as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow to the entity. They are of two types, non-current and current. Non-current, any tangible or intangible asset acquired on a long-term basis to be used in providing the services to the businesses, not held for resale in the normal course of trading. Land and building, motor vehicle, plant and machinery. Assets which are expected to be realized in the business normal course of trading, disclosed in the statement of financial position with the least liquid term first. मैं बता दूंगी इसका क्या मतलब है, जब हम ये करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड कैश। ओके, चलो ये था हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म, एसेट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टर्म विच इज लाइबिलिटीज। ठीक है, अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटीज बेसिकली वो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दोज ऑब्लिगेशंस अगेन अराइजिंग आउट ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड फ्रॉम विच देयर विल बी अ फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी। क्या होगा, इकोनॉमिक आउटफ्लो होएगा, इकोनॉमिक आउटफ्लो होएगा। अ लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन to transfer economic benefit as a result of past transactions or events. In simpler words, amount to be paid to the outsiders. So liabilities basically क्या है, amount to be paid to the outsiders, जो भी उनको बाहर वालों को पे करना है। अब ये भी दो तरह की होती है, एक तो हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी और एक हो गई करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है जो कि 12 महीने के बाद पे करनी है, दैट हैज टू बी पेड आफ्टर द 12 मंथ्स या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, दैट हैज टू बी पेड आफ्टर द 12 मंथ्स और इट विल लीड टू द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट आफ्टर द 12 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो बैंक से लोन ले रखा है 5 साल का, ठीक है, 5 इयर्स का मैंने बैंक से लोन ले रखा है। ठीक है, तो ये मुझे कब पे करना है, आज की तारीख में, ये मुझे 5 साल बाद पे करना है। ठीक है, आज की तारीख में, ये मुझे आज खरीदा है मैंने, आज लिया है मैंने ये लोन, तो आज के लिए ये क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, 5 साल बाद पे करना है। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का क्या मतलब है, करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जो पे करनी है विद इन 12 मंथ्स या फिर विद इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। ओके, अब ट्रेड पेबल्स में क्या है कि सप्लायर से गुड खरीदे और सप्लायर ने सिर्फ 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है, मतलब सप्लायर को 3 महीने बाद पेमेंट करना ही पड़ेगा बाय एनी हाउ, नहीं तो वो कुछ देना बंद कर देगा हमको, राइट। सो ट्रेड पेबल्स क्या है, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। अब मान लो आज ये लोन लिया है, 2020 में मैंने ये लोन लिया और मुझे कब पे करना है, आफ्टर 5 इयर्स। तो 2020 में तो ये मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी है, लेकिन जब 2024 आएगा तो ये बैंक लोन मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अब बस 1 साल के अंदर अंदर मुझे पे करना है, राइट। सो 2024 में ये मेरे लिए करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। ओके, चलो आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेट्स रीड अबाउट इट। सो नॉन लाइबिलिटीज दो होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पेबल मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, 12 महीने के बाद पे, 12 मंथ्स के बाद पे करना है।
करंट लाइबिलिटीज दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट से क्या मतलब है, एक अकाउंटिंग पीरियड जो है वो या तो कैलेंडर पीरियड भी हो सकता है, क्या होता है, कैलेंडर पीरियड भी हो सकता है, ठीक है। कैलेंडर पीरियड मतलब कैलेंडर पीरियड कौन सा होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, या फिर वो एक नॉर्मल 12 महीने का पीरियड भी हो सकता है, या तो वो कैलेंडर पीरियड हो सकता है या फिर वो कोई भी, लेट्स से वो हो सकता है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, या फिर 1 जुलाई 2020 से लेके 31 जून 2021 तक। तो कोई सा भी कैलेंडर पीरियड हो सकता है, राइट, सॉरी, कोई सा भी अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी पर डिपेंड करेगा कि उनका अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अब रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, जो भी आखिरी डेट होती है उसकी, अकाउंटिंग पीरियड की जो भी आखिरी डेट होती है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग पीरियड। उसको क्या बोलेंगे, ये तीनों क्या है, रिपोर्टिंग पीरियड है, रिपोर्टिंग डेट है। इस दिन उनको अपने अकाउंट्स बना के तैयार रखने हैं, रेडी रखने हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं। किसको रिपोर्ट करनी है, मैनेजमेंट को। किसको रिपोर्ट करना है, मैनेजमेंट को। तो सारे के सारे अकाउंट्स को प्रॉपर प्रिपेयर करके ड्यूरिंग द ईयर, तो वो क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर वो सारे जर्नल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर ईयर एंड से पहले वो लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बेसिकली किसको रिपोर्ट करेंगे, अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ गया, लोन आ गया, और करंट लाइबिलिटीज में क्या आ गया, पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक से हमने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है, ठीक है, कि हम लेट्स से $10,000 तक हम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, भले हम उनको बाद में पे करें, ठीक है। ऐसे ही कोई शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं, ओके, 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के छोटे छोटे लोन्स हो सकते हैं, वो भी हम ले सकते हैं। सो ये था लाइबिलिटी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टर्म विच इज कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी एंड कैपिटल। अब देखो, अगर सोल ट्रेडर बिजनेस है, सोल ट्रेडर है या फिर पार्टनरशिप है, सोल ट्रेडर है या फिर पार्टनरशिप है, तो उसमें तो क्या होता है, उसमें बोलते हैं कैपिटल। और अगर कंपनी है तो उसमें वर्ड की यूज किया जाता है इक्विटी, ठीक है। सो कैपिटल बेसिकली क्या होता है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, ओनर्स या फिर पार्टनर्स इन द बिजनेस, सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब इक्विटी क्या होता है, इक्विटी जो होता है वो होता है रेसिडुअल इंटरेस्ट। क्या होता है, रेसिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स, रेसिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स। इसका क्या मतलब है, रेसिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स, जब पूरी कंपनी वाइंड अप हो जाती है, जब पूरी कंपनी क्या हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। वाइंड अप, वाइंड अप का क्या मतलब है कि सारे के सारे एसेट्स को बेच के कैश में ले लेते हैं, कैश आ जाता है, और लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं। लाइबिलिटीज, एसेट्स को बेच के कैश आता है और उस कैश से लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, पे करते हैं। उसके बाद जो कुछ भी बचता है दैट इज क्या है, रेसिडुअल। वो क्या है, रेसिडुअल। अब दैट विल बिलोंग टू हुम, दैट विल बिलोंग टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी। उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी। सो व्हाट इज इक्विटी? It is the residual interest of the owners, shareholders in the business when it is wound up. It is effectively what is paid back to the owners when the business ceases to trade. जब business बंद हो जाता है, जब business अपना ट्रेडिंग बंद कर देता है, उसके बाद जो बचता है वो किसका होता है, वो उसके ओनर्स का होता है। So that is called what? That is called equity. Now, there is one very important accounting equation. अब आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान रखनी है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। एक कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं, एसेट्स, वो हमेशा किससे इक्वल होने चाहिए, उसकी लाइबिलिटीज और उसकी इक्विटी से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी इज ऑलवेज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल एसेट्स। तो एसेट्स किसके इक्वल हो गए, बाहर का पैसा, बाहर से, लाइबिलिटीज क्या होता है, बाहर से किसी से पैसा लिया हुआ है, और इक्विटी क्या होता है, घर का पैसा, राइट। सो बाहर का पैसा और घर का पैसा मिलकर क्या बनाता है, आपकी एसेट्स बनाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्या होता है, जब मैं टोटल लाइबिलिटीज में से मैं एसेट्स को माइनस करूं, टोटल लाइबिलिटीज, सॉरी
आई एम सो सॉरी, जब मैं टोटल एसेट्स में से अपनी टोटल लाइबिलिटीज माइनस करूं तो उसको क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स या फिर इक्विटी। नेट एसेट्स बचेगा या फिर इक्विटी बचेगा। अब इस इक्वेशन को कैसे भी घुमा सकते हैं, ओके, क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है, राइट। सो टोटल एसेट्स में से जब मैं टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करती हूं तो क्या बोलते हैं उसको, नेट एसेट्स बोलते हैं या फिर इक्विटी बोलते हैं, ठीक है, नेट एसेट्स या फिर इक्विटी। चलो, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब सी, एसेट्स आर व्हाट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। लाइबिलिटीज क्या है, द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेट्स ऑफ अ बिजनेस। और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी क्या है, ओनर्स क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। सो दिस बिलोंग्स टू हुम, दिस बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। सो द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है ये। चलो, अब हमारा फिफ्थ अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंसेस। फिफ्थ क्या है, एक्सपेंस, सॉरी फोर्थ क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, खर्चा, ठीक है, क्या होता है, खर्चा। अब खर्चा क्या होता है, सो बेसिकली आउटफ्लो। जब भी आउटफ्लो होता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का तो उसको क्या बोलते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। दिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम एन एंटिटी इन अ रिपोर्टिंग पीरियड। एक रिपोर्टिंग पीरियड में या फिर एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी खर्चा हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस अब दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर किए जाते हैं टू ब्रिंग द गुड्स, जो भी गुड्स हैं उनको बिजनेस लोकेशन तक लाने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। बिजनेस लोकेशन या फिर फैक्ट्री, वेयर हाउस, ठीक है, वो डायरेक्टली, जैसे अगर ट्रेड का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, ठीक है, तो वो उस केस में क्या होता है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि जब एक बार गुड्स रेडी है, ठीक है, गुड्स पहले यहां पर वेयर हाउस में आए, ठीक है, उसके बाद जब उनको क्या बोलते हैं, होलसेलर्स तक वो जा रहे हैं, ठीक है, होलसेलर्स तक वो जा रहे हैं, तो तब उस दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, देखो, कैरेज इनवर्ड्स मतलब गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो गुड्स को कहां पर लेकर आ रहे हैं, गुड्स को हम लेकर आ रहे हैं फैक्ट्री लोकेशन तक। ब्रोकरेज एंड कमीशंस पेड ऑन ब्रोकरेज एंड कमीशन, जो कि हम परचेजेस पे पे कर रहे हैं, अपने सप्लायर को कोई कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो इसमें तो क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, यहाँ पे हमारा प्लांट डला हुआ है, ये प्लांट में क्या होता है, लेबर काम करता है, तो लेबर को क्या जाती है, वेजेस जाती है। ये प्लांट की ये इस लोकेशन का जो रेंट है, वो ये जो फैक्ट्री है इसका रेंट, ठीक है। फिर मान लो क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है क्योंकि प्लांट चल रहा है कंटिन्यूसली 24 आवर्स चल रहा है, तो एनी यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। पहले गुड्स को लाए, फिर लेबर ने उस पर काम किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट बिल, ये सब हो गए सारे के सारे मिलाकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री रेंट एक्सेट्रा, ओके। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द परचेज गुड्स टू द गोडाउन प्लेस ऑफ ट्रेडिंग आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड दीज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड बिफोर कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। मैं बताती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू ब्रिंग द परचेज गुड्स टू गो डाउन आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट incurred in delivering goods to wholesalers or customers. These expenses are debited after computing gross profit and are reflected in net profit. Example क्या है, administrative expenses such as salary of employee, rent and taxes, printing, stationery, postage, telephone expenses, tax expenses. अब देखो, ये तो प्लांट है, इस प्लांट के पास में हमारा एक ऑफिस स्पेस है, उस ऑफिस स्पेस का, इस ऑफिस स्पेस का जितना भी रेंट होगा
वो क्या है, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों इनडायरेक्ट? क्योंकि वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में नहीं लगा। ये जो रेंट है वो ये गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में नहीं लगा, इसलिए क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। यहाँ पे जो स्टाफ बैठता है बेसिकली वो गुड्स जो बन रहा है उन पे ध्यान देता है, उस पे क्या देता है, सिर्फ ध्यान देता है, ठीक है, उनकी अकाउंटिंग करता है, ठीक है, और कस्टमर्स से ऑर्डर लेता है, सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगाता है, ये सारा एडमिन स्टाफ है, ठीक है। तो इस जगह का जो रेंट है, टेलीफोन बिल्स हैं, जो भी कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है वो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे एक वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस का जो रेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम आ जाते हैं इनकम पे। इनकम क्या होता है, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इनकम क्या होता है, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड या फिर रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, उससे क्या होता है, इनफ्लो। अब गुड्स बेचूंगी तो क्या होगी, सेल्स करूंगी, सेल्स से क्या होगा, रेवेन्यू आएगा। सो रेवेन्यू क्या हो गया मेरा, इनकम। रेवेन्यू इज व्हाट, इनकम। So this is the recognition of the inflow of economic benefit to the entity in the reporting period. This can be achieved, for example, by earning sales revenue or through the increase in the value of asset. जब value asset की क्या बढ़ जाती है, value बढ़ जाती है, तो वो भी क्या होती है, income। कैसे asset की value बढ़ी, पूरे market में buildings की value बढ़ गई, तो मेरी जो building जो 10 मिलियन की थी आज वो 12 मिलियन की है, तो ये जो 2 मिलियन है ये क्या है, एक तरीके से इनकम, एक तरीके से इनकम है, जो कि कैश में रियलाइज नहीं हुई है, वो नहीं, कैश में रियलाइज नहीं हुई है, मतलब अनरियलाइज्ड इनकम है, ऐसे बोल लो आप। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस एन एक्सपेंस। अब एक एक्सपेंस क्या होता है, एन एक्सपेंस इज एनी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एन एक्सपेंस इज एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ रिसोर्सेज इन एन अकाउंटिंग पीरियड। जरूरी थोड़ी कि हम सिर्फ परचेज ही कर रहे हैं रिसोर्सेज, सर्विसेज भी तो ले सकते हैं, सो ये तो नहीं है। An expense is an outflow of economic benefits resulting from a claim by a third party. No. An expense is an outflow of economic benefits in an accounting period as a result of using up resources. Yes. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और a fall in the value of asset. Yes. जब वैल्यू की मान लो 10 मिलियन की जगह इसकी 10 मिलियन की जगह आज इसकी वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है, तो ये 2 मिलियन का क्या है, एक तरीके से मेरे लिए एक्सपेंस या लॉस ही तो है, राइट? तो ये इसका आंसर क्या होगा, डी। अब ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए इनकम्प्लीट है, बट जो डी है वो फुल कंप्लीट डेफिनेशन है। ए भी यही बोल रहा है, इतना तो ए ने भी सेम बोला है, लेकिन इट्स इनकम्प्लीट। डी क्या है, फुल्ली कंप्लीट डेफिनेशन है। चलो, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस एन एसेट। अब एक एसेट क्या होता है, एन एसेट इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय द एंटिटी विद अ फाइनेंशियल वैल्यू। An asset is a resource controlled by an entity from which future economic benefits are expected to be generated. Owned, एक मिनट, asset is a resource owned by an entity with a financial value. नहीं, ये तो नहीं है, definitely नहीं. An asset is a resource controlled by an entity from which future economic benefits are expected to be generated. Okay. An asset is a resource controlled by an entity as a result of past events. An asset is a resource controlled by an entity as a result of past events from which future economic benefits are expected to be generated. Yes, this one is correct. Why? B and C are not correct. Again, they are incomplete. जबकि D क्या कर रहा है, पूरी उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, कंप्लीट है। फुल डेफिनेशन क्या है, कंप्लीट है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। Equity or capital of a business is represented by the net assets of the business. मैंने आपको बताया था वैसे ये। Equity or capital of a business is equivalent to the value of the business? No. Equity or capital of a business is equivalent to the value of a business assets? No. Equity or capital of a business is represented by the total assets. ये बोल रहा है यहाँ पे equity equals to total assets. No. A is correct. कैसे? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इक्विटी क्या होती है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, और टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज को माइनस करके हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। सो इक्विटी और कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंटेड बाय द नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। यस, सो ए इज करेक्ट। चलो, let's start with double entry bookkeeping system.
डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसका क्या मतलब है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? इसका मतलब है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो फिर परचेज हो, सेल्स हो, रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, कोई भी इनकम हो रही है, ठीक है, उसके क्या होंगे, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे। क्या होगा? दो एस्पेक्ट्स होंगे। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है, दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। और दो अकाउंट्स को वो हिट करेगा। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन जो है वो दो अकाउंट्स को क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, हर डेबिट के ऑपोजिट में, हर डेबिट के ऑपोजिट में एक इक्वल क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट के ऑपोजिट में एक इक्वल डेबिट होगा। ठीक है, सो इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। चलो, लेट्स रीड अबाउट इट। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, दैट इज डेबिट and credit. Every transaction affects at least two accounts. If one account is debited, then the other account should be credited. It does not mean that the transaction is recorded twice, but it means both the aspects of the transactions are recorded under this system, that is the receiving and the giving aspect. Okay. For each and every debit, there is equal and opposite credit. Similarly, for each and every credit, there is an equal and opposite debit. तो इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, इसके लिए हम दो अप्रोचेस पढ़ेंगे। एक तो होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर वन इज द मॉडर्न अप्रोच। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को और क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज अकाउंट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये याद करना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो रूल है रियल अकाउंट का, प्रॉपर्टीज अकाउंट का, वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये है फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, दूसरा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पार्टीज अकाउंट। क्या होता है, पार्टीज अकाउंट, मतलब रिसीवेबल्स एंड पेबल्स अकाउंट। अब इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवेबल एंड क्रेडिट द पेबल। डेबिट द रिसीवेबल, क्रेडिट द पेबल, ये किसका रूल है, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। फिर थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट किसका अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का अकाउंट होता है। और इसका रूल क्या बोलता है, इसका रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, सो तीन अकाउंट्स होते हैं एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। रियल अकाउंट जो कि प्रॉपर्टीज अकाउंट है, उसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर सेकंड है पर्सनल अकाउंट, जो कि क्या होता है, पार्टीज अकाउंट, यानी रिसीवेबल्स एंड पेबल्स अकाउंट, और उसका रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवेबल, क्रेडिट द पेबल। देन थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसका अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स अकाउंट, और उसका रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये है एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ये रूल्स जो हैं वो टिप्स पे होने चाहिए। अगर ये रूल्स टिप्स पे नहीं है तो इसका मतलब आपको डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा ये करना ही नहीं आएगा। ठीक है, चलो, ये यहां पर मेंशन्ड है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब बिजनेस ने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। तो जब फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर सबसे पहले तो क्या है, फर्नीचर एक प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो इस पे कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, ऐसे आपको सोचना है। और किस पे परचेज किया, कैश पे परचेज किया, तो मतलब कैश क्या है, कैश भी एक प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है कैश भी, ठीक है। तो बिजनेस में फर्नीचर तो आ रहा है और कैश जा रहा है, राइट। तो डेबिट क्या करेंगे, रूल क्या बोलता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर, जो फर्नीचर है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि एक तो ये रियल अकाउंट है, ठीक है, और दूसरा ये कौन सा रूल लग रहा है इस पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। अब कैश जो है वो क्या है, बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल ऐसा है। सो फर्नीचर डेबिट होएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होएगा और कैश अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। तो ये बन गई हमारी एंट्री। तो ये हमारी क्या बनी, पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री बनी। हर ट्रांजैक्शन की क्या बनती है, एंट्री बनती है, एंट्री बनती है, क्या बनती है, एंट्री। तो ये बनी इसकी जर्नल एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और कैश बिजनेस से जा रहा है। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि कौन से अकाउंट पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा, रियल अकाउंट का लगेगा, पर्सनल अकाउंट का लगेगा और या फिर नॉमिनल अकाउंट का लगेगा, ठीक है, ये सोचना बहुत जरूरी है। चलो लेट्स डू द सेकंड वन। बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश 1 मिलियन डॉलर्स। अब बिल्डिंग को क्या किया, कैश में बेचा। सबसे पहले बिल्डिंग क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा बिल्डिंग पे। कैश क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है, रियल अकाउंट, तो इस पे भी किसका लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश, बिल्डिंग को बेचा, तो बिजनेस में कैश आया और बिल्डिंग गई, ठीक है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश तो होगा डेबिट, क्योंकि कैश क्या आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, हमने कैश में बेचा तो बिजनेस में कैश आ रहा है और बिल्डिंग जा रही है, डेबिट व्हाट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल्डिंग क्या होगी, क्रेडिट। कितने से, $1 मिलियन, इधर अमाउंट आएगा आपका, ठीक है, ये आएगा आपका अमाउंट। बिल्डिंग रियल अकाउंट है इसलिए डेबिट होगा, कैश रियल अकाउंट है क्रेडिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो अनदर इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस $50,000। अब बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है ओनर ने। जब ओनर अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओनर का जो अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। कितनी बार बता दिया ये मैंने आपको, पिछले 2 लेक्चर्स में भी बताया था, ठीक है। तो उसका कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। अब वो क्या कर रहा है, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस में तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। तो कैश क्या है, कैश तो प्रॉपर्टी अकाउंट है और प्रॉपर्टी अकाउंट पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश होएगा डेबिट। क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, $50,000। अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट। ओनर का अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। अब कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए पेबल अकाउंट है। क्यों पेबल अकाउंट क्यों है, क्योंकि जब पूरा बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा तो बिजनेस को वो सारा का सारा पैसा, ठीक है, वो किसको देना पड़ेगा, उसके ओनर को वापस करना पड़ेगा, राइट। तो कैपिटल क्या है, इट्स अ पेबल अकाउंट, इट्स व्हाट, इट्स अ पेबल अकाउंट। पेबल अकाउंट, तो पेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवेबल, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर और क्रेडिट द पेबल, ठीक है। क्रेडिट द गिवर या फिर क्रेडिट द पेबल, जो गिवर है उसको पे ही तो करना है वापस, तो गिवर बोलो या पेबल बोलो, ओके। सो क्रेडिट करेंगे गिवर को या फिर पेबल को। सो डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितने से, 50,000 से। ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा है इस पे, क्या कौन सा, पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा है। और इस अकाउंट पे, कैश अकाउंट पे कौन से अकाउंट का रूल लग रहा है, रियल अकाउंट का रूल लग रहा है। जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट्स पे सेम रूल लगेगा, नहीं, किसी पे रियल लग सकता है, किसी पे पर्सनल लग सकता है, किसी पे पर्सनल नॉमिनल लग सकता है, डिपेंड करेगा वो, हर अकाउंट का अपना अपना अपनी अपनी कैटेगरी होगी, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। रेंट पेड 6,000, ठीक है। अब रेंट पे किया है कैश में, ठीक है। तो अब सबसे पहले रेंट क्या है, रेंट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, तो उसका रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करते हैं एज पर द नॉमिनल अकाउंट। कितना रेंट पे किया है, 6,000 का, ठीक है। अब क्या करना है, क्रेडिट, क्या क्या क्रेडिट करेंगे, कैश।
क्यों कैश को क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि वो बिजनेस से जा रहा है। कैश कौन से अकाउंट की कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और उसका रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और यहां पे आप लिखोगे $6,000। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। कमीशन रिसीव्ड $15,000। अब क्या हो रही है? कमीशन रिसीव हो रही है। तो कमीशन क्या है? इनकम है। और इनकम अकाउंट का इनकम कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो कमीशन है वो क्या है? इनकम है। तो यहां पे क्रेडिट करेंगे कमीशन को। तो हम कमीशन रिसीव्ड को तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और किस में रिसीव हो रही है? कैश में रिसीव हो रही है, राइट? तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। तो क्योंकि कैश आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो ये हमने किया, डेबिट कैश, क्रेडिट कमीशन रिसीव, $15,000। तो ये हमने हर बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी एंट्रीज हमको ऐसे बनानी होती है, ठीक है? सबकी एंट्रीज कैसे बनेगी? ऐसे बनानी है। अब ये एंट्रीज क्विकली बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको तीनों रूल्स अच्छे से पता है एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों के रूल्स अगर आपको अच्छे से पता है तो आपकी एंट्री क्या है? इमीडिएटली बन जाएगी। अगर रूल्स क्लियर नहीं है तो एंट्रीज में गड़बड़ होगी। ओके, अब बात यह है कि चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करो या फिर आप मॉडर्न अप्रोच यूज करो, एंट्री हमेशा सेम बनेगी। कोई सी भी अप्रोच यूज करो, चाहे आप ट्रेडिशनल यूज करो या मॉडर्न करो, एंट्री सेम बनेगी। ऐसा नहीं होता कि ट्रेडिशनल से अलग एंट्री बनेगी और मॉडर्न से अलग एंट्री बनेगी, नहीं, एंट्री हमेशा सेम बनेगी, चाहे आप कोई सा भी रूल, कोई सा भी मेथड यूज कीजिए, ठीक है? सो ये हमने 5 एंट्रीज बनाई एज पर दी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यू शुड गो विद मॉडर्न अप्रोच। क्यों? क्योंकि मॉडर्न अप्रोच थोड़ी इजियर है, उसमें सोचना बहुत, आपका जो सोच, आप फटाफट सोच पाओगे, ठीक है? विद इन सेकेंड्स आप सोच पाओगे कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, अगर आपको मॉडर्न अप्रोच के भी रूल्स ढंग से याद है तो, ठीक है? चलो, लेट्स मूव ऑन टू दी मॉडर्न अप्रोच नाउ। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच क्या करता है? सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? या तो वो एसेट्स होंगे, या वो लाइबिलिटीज होंगी, या वो एक्सपेंसेस होंगे, या वो इनकम्स होंगी, या फिर वो कैपिटल बोलो या फिर इक्विटी बोल दो, ठीक है? कैपिटल बोलो या इक्विटी बोलो। अब मॉडर्न अप्रोच एसेट का क्या रूल बोलता है? वो बोलता है, एसेट के लिए वो बोलता है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। लाइबिलिटी के लिए वो बोलता है क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। एक्सपेंसेस के लिए वो बोलता है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। और इनकम्स के लिए वो बोलता है क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। और इक्विटी या कैपिटल के लिए वो बोलता है क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। सो बेसिकली एसेट और एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए मॉडर्न अप्रोच का रूल है डेबिट द इंक्रीज। अगर एसेट या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट करो, और अगर एक्सपेंसेस या एसेट्स कम हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट करो, क्रेडिट द डिक्रीज, ठीक है? तो इन दोनों के लिए सेम है। एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। जबकि लाइबिलिटीज, इनकम्स, कैपिटल और कैपिटल या फिर इक्विटी, कुछ भी बोलो, इन तीनों का जो रूल है वो ये बोलता है डेबिट द डिक्रीज। ऑपोजिट रूल है। क्या है? ऑपोजिट रूल है। इन तीनों का जो रूल है वो ये बोलता है डेबिट द डिक्रीज। अगर डिक्रीज हो रहे हैं, अगर लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट करो, बट अगर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट द इंक्रीज, ठीक है?
सो बेसिकली रूल्स तो दो ही हैं, पर दो अकाउंट्स पे, एसेट्स और एक्सपेंस पे तो डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज वाला लग रहा है, जबकि लाइबिलिटीज इनकम्स और कैपिटल्स पे क्या लग रहा है, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज, ये रूल लग रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ये रूल्स को फॉलो करते हुए अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश $300,000, गुड वर्थ $50,000, furniture worth $5,000, out of cash he deposited 80,000 in bank. Okay, so basically क्या हुआ, क्या चालू करा है, ओनर ने बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस शुरू करते टाइम पे उसने कैश लगाया बिजनेस में, गुड्स लगाए उसने बिजनेस में, फर्नीचर लगाया, और उसने ये जो कैश था उसमें से उसने 80,000 कहां डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अब देखो कौन कौन से अकाउंट्स पहले तो अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश अफेक्ट हो रहा है, फिर एक बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, फिर एक स्टॉक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, फिर एक, क्योंकि स्टॉक या इन्वेंट्री अकाउंट बोल दो, फिर फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं वो क्या है, क्या नेचर है उन अकाउंट्स का, वो एसेट है, वो लाइबिलिटी है, वो एक्सपेंस है, इनकम है या कैपिटल है, ये सारे के सारे एसेट्स हैं। क्या है, एसेट्स। फर्नीचर जो है बस वो नॉन करंट एसेट है, बट स्टॉक, बैंक और कैश ये सब करंट एसेट है, बट अल्टीमेटली तो क्या है, एसेट। और एसेट का क्या रूल है, डेबिट द इंक्रीज। ठीक है, अब बिजनेस में क्या है, एसेट बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस में ये सारे एसेट्स आ रहे हैं, बिजनेस में सारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कैश को, फिर हम डेबिट करेंगे बैंक को, फिर हम डेबिट करेंगे स्टॉक को, फिर हम डेबिट करेंगे फर्नीचर को, क्योंकि ये सब हमारे जो एसेट्स हैं ये क्या है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैश इसने क्या बोला कि कैश था $300,000 और इस $300,000 में से इसने $80,000 बैंक में डिपॉजिट करा, तो मतलब कैश इन हैंड कितना बचा, $300,000 में से माइनस कर लो $80,000, $220,000 बचा। ठीक है, $220,000 बचा। सो कैश होएगा $220,000। ठीक है, बैंक में बचा 80,000, स्टॉक कितना था, इसने स्टॉक इन्वेस्ट किया 50,000 का, और इसने फर्नीचर कितना लगाया 5,000 का। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि जब बिजनेस वाइंड अप होएगा तो ये सब का किसको जाएगा, ये सब ओनर को देना पड़ेगा, राइट, वापस ओनर को देना पड़ेगा। अब कैपिटल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट, सॉरी, कैपिटल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है, तो क्योंकि ओनर ने इतना सारा पैसा लगा रहा है तो उसको ये सारा कैपिटल उसको देना पड़ेगा, तो कैपिटल बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है, तो जब कैपिटल बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे एज पर द मॉडर्न अप्रोच रूल। ठीक है, तो क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल। अब इन सब के टोटल से उसको क्रेडिट कर देंगे, तो क्या करेंगे 355,000। अब या तो आप 4 अलग अलग एंट्री बनाते या फिर आप एक एंट्री बनाते, मतलब आप बनाते डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, $220,000, $220,000, डेबिट बैंक क्रेडिट कैपिटल $80,000, $80,000, डेबिट स्टॉक क्रेडिट कैपिटल $50,000, $50,000, डेबिट फर्नीचर क्रेडिट कैपिटल $5,000, $5,000। तो ये 4 एंट्रीज करने की जगह आप सिर्फ एक एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इक्वल नहीं है, ऑपोजिट क्या बोलते हैं, जो क्रेडिट है वो इक्वल नहीं है, क्रेडिट इक्वली है यहाँ पे, बस अलग अलग नहीं किया हमने, एक साथ मर्ज कर दिया 4 एंट्रीज को। ठीक है, मर्ज करके हमने 4 एंट्रीज की एक एंट्री बनाई है, दैट्स इट। ठीक है, सो हर डेबिट के ऑपोजिट एक इक्वल क्रेडिट है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल लिख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 220 नहीं लिख रहे जो आप बोलोगे कि 80, 50 और 5 के अगेंस्ट पे उनका क्रेडिट नहीं है, हम यहाँ पे टोटल लिख रहे हैं। ओके, सो ये है हमारी फर्स्ट एंट्री। चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, bought goods worth 30,000, bought goods for cash 30,000 and credit
40,000 फ्रॉम हरी। सो हरी से तो क्रेडिट पे खरीदी 40,000 की, और कैश में हमने कर दी 30,000 पे गुड्स खरीदे। अब जब हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या होता है, क्या होती है, परचेजेस होती है। परचेजेस क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। सो एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। तो परचेजेस, हमारे एक्सपेंसेस बढ़े तो हम परचेजेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हमने कैसे परचेज करी, कैश पे परचेज करी। कैश पे परचेज करी तो एसेट क्या बोलता है, एसेट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। कैश तो कम हो गया, बिजनेस से कम हुआ ना कैश, क्यों, क्योंकि हमने तो उसको दे दिया, हमने कैश पे खरीदी तो कैश बिजनेस से कम हो गया, तो क्रेडिट करेंगे कैश को। ये तो हो गई $30,000 की एंट्री, ठीक है, जो हमने गुड्स कैश पे परचेज करे थे। अब जो गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करे हरी से, उसका क्या करेंगे। अब देखो, सबसे पहले परचेज करी हमने, ठीक है, तो परचेज तो क्या होगा, अगेन डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है और हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। हमने कितने की परचेज करी, 40,000 की, ठीक है। अब क्रेडिट पे परचेज करी, क्रेडिट पे परचेज करी तो इसका क्या मतलब है कि मुझे वो पे करना है, राइट, मुझे वो क्या करना है, पे करने हैं पैसे। तो मतलब मेरे पेबल्स, मेरा जो सप्लायर है वो बढ़ गया, मेरा हरी जो है, हरी का अकाउंट वो बढ़ गया, क्योंकि मुझे हरी को अब 40,000 के पे करने पड़ेंगे। मेरी लाइबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। अब लाइबिलिटी का रूल क्या बोलता है, लाइबिलिटी का रूल बोलता है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। लाइबिलिटी बढ़ गई मेरी, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे मैं क्रेडिट कर दूंगी मेरे ट्रेड पेबल्स। क्या क्रेडिट करूंगी, ट्रेड पेबल्स। सो बेसिकली जब भी मेरे सप्लायर्स से पे क्रेडिट पे खरीद रही हूं तो उनको बोलेंगे, सप्लायर्स को बोलेंगे ट्रेड पेबल्स, और कस्टमर्स जिनको मैं क्रेडिट पे बेच रही हूं उनको बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि उनसे मुझे लेना है और पेबल्स को मुझे देना है। ओके, सो ट्रेड रिसीवेबल्स तो मेरे एसेट है क्योंकि मुझे उनसे लेना है अपना पैसा, और ट्रेड पेबल्स मेरे क्या है, मेरी लाइबिलिटीज हैं क्योंकि मुझे उनको पे करना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो, लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड एंट्री नाउ। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परचेज्ड मशीनरी वर्थ $250,000 बाय रेजिंग अ बैंक लोन। ठीक है, अब या तो इसमें मैं दो एंट्रीज कर सकती हूँ, या तो पहले मैं लोन लूं कैश में और फिर मैंने उससे अपने क्या परचेज किया, उससे मैंने मशीनरी परचेज करी, या फिर मैं इसकी एक ही एंट्री कर सकती हूँ। सो बेसिकली अगर मेरे को दो एंट्रीज करनी होती, पहले तो मैंने लोन लिया, तो लोन लेने की एंट्री क्या करूंगी, डेबिट, क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है, सो कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो एसेट को डेबिट करूंगी। एसेट का रूल बोलता है डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, तो कैश अकाउंट तो मेरा डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा मेरा, क्योंकि लोन ले रही हूं तो लोन पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी का रूल क्या बोलता है, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करूंगी किसको, नॉन करंट लाइबिलिटी को। कितना, $250,000। अब मैंने इस कैश से क्या किया, अपना एक मशीनरी खरीद ली, इस कैश को यूज करके मशीनरी खरीदी। तो मशीनरी क्या है, मेरा एसेट है। अब मशीनरी जब मैं खरीद रही हूं तो मशीनरी बढ़ रही है बिजनेस में, तो उसको क्या करूंगी, डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट होगा डेबिट। मशीनरी है मेरा नॉन करंट एसेट, राइट, वो मेरी बढ़ रही है। और क्रेडिट में किसको करूंगी, कैश को, क्योंकि मेरी कैश कम हो रही है। अब एसेट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। कैश कम हो रही है तो उसको मैं क्रेडिट कर रही हूं, कितने से, $250,000 से, $250,000 से। ठीक है, ये हो गया। अब या तो मैं इसकी एक ही एंट्री कर सकती थी, मैं करती, या तो मैं इसकी एक ही एंट्री करती, सिर्फ कैश और कैश को आपस में कैंसिल आउट कर देती, तो क्या एंट्री बनती, डेबिट, एक डेबिट कैश कैंसिल हुआ किसके अगेंस्ट में, क्रेडिट कैश के अगेंस्ट में। सो डेबिट मशीनरी क्रेडिट नॉन करंट लाइबिलिटी। मेरी एसेट बढ़ गई और मेरी, जैसे मेरी एसेट बढ़ी वैसी मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। डेबिट, एसेट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द इंक्रीज, और लाइबिलिटी का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द इंक्रीज, राइट। तो ये दोनों मेरी बढ़ गई। ये दोनों एंट्रीज ठीक है, या तो मैं दो अलग अलग बनाऊं, ये भी ठीक है, या फिर ये भी ठीक है। ओके, चलो, अब पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000, एक तो इंटरेस्ट पे किया लोन पे, एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन 30,000 बाय चेक। ये दो अलग अलग एंट्रीज हैं, ठीक है। अब मैंने क्या पे किया, सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पे करना एक तरीके से क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। कैश में पे कर रही हूँ, बैंक में पे कर रही हूँ, वो अलग बात है। तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है, मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस का वो रूल बोलता है डेबिट द इंक्रीज।
तो एक्सपेंस, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वो बढ़ रहा है। और क्रेडिट क्या करूंगी, बिजनेस से कैश कम हो रहा है, कैश इन हैंड कम हो रहा है। देखो जब मैं कैश लिखती हूं तो इसका मतलब है कैश इन हैंड, और जब मैं बैंक लिखती हूं तो इसका मतलब कैश इन दी बैंक, बैंक अकाउंट में जो कैश पड़ा है। ओके, तो बैंक में से ही पे होगा, राइट। तो बैंक, मेरा बैंक क्या है, मेरा एसेट है, और मेरा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बैंक में मेरा जो कैश पड़ा है वो मेरा एसेट है, राइट। वो एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एसेट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। तो बैंक क्या हो गया, यहां पे कम हो गया। कितना पे किया मैंने, $8,000। ओके, अब क्वेश्चन बोलता है एक तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और एक उस लोन की ईएमआई पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। कितनी, 30,000 पे कर रहे हैं बाय चेक। अब देखो, जब मैंने मान लो लोन ले रखा था $100,000 का, और जब आज मैं ये पे कर दूंगी 30,000 जब मैं पे कर रही हूं, तो मेरा क्या हो गया, मेरा बैंक लोन कम हो गया। मेरी लाइबिलिटी पहले $100,000 थी, ये 30 पे करने पे मेरी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लाइबिलिटी का रूल क्या बोलता है, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। तो लाइबिलिटी जब कम हो रही है तो उसको क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। तो यहां पे बैंक लोन को क्या करूंगी, मैं डेबिट करूंगी। कितनी, $30,000 से। और क्योंकि साथ में क्या हो रहा है, कैश भी कम हो रहा है, मतलब बैंक कम हो रहा है, तो बैंक जो मेरा कम हो रहा है वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा मेरा बैंक। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक तो मेरा एसेट है, उसका रूल क्या बोलता है, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। बैंक मेरा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं उसको क्या कर रही हूं, क्रेडिट कर रही हूं। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू दी 5th एंट्री, विच इज sold goods purchased $400 on credit. Sorry, this should be sold goods, ये परचेज नहीं होना चाहिए, sold goods for $400 on credit, ये था, सॉरी ये इक्वेशन है। गुड्स मैंने गुड्स सोल्ड किए $400 के ऑन क्रेडिट। गुड्स को मैंने क्रेडिट पे बेचा, ठीक है। गुड्स को बेचा मतलब क्या हुआ, सेल्स हुई। जब सेल्स क्या हुई, मेरी इनकम हुई। सेल्स क्या हुई, मेरी इनकम। तो इनकम का रूल क्या बोलता है, इनकम का रूल बोलता है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। तो इनकम बढ़ रही है मेरी क्योंकि मैंने सेल्स करी, तो इसको मैं सेल्स को क्या करूंगी, क्रेडिट। अब चाहे मैं इसको सेल्स लिखूं या फिर मैं इसको रेवेन्यू लिखूं, दैट विल डिपेंड। ठीक है, और कितने की सेल्स करी मैंने, $400 की। ठीक है, अब लेकिन मैंने क्रेडिट पे सेल करी, क्योंकि क्रेडिट पे सेल करी इसका मतलब मुझे अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करना है। कस्टमर से क्या करना है, पैसा रिसीव करना है। तो मतलब मेरे रिसीवेबल्स बढ़ गए। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, मेरे एसेट्स होते हैं। एसेट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। तो मेरा जो रिसीवेबल होगा वो क्या होगा, डेबिट। तो रिसीवेबल्स को मैं क्या बोलूंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बोलूंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स। ये हो गया $400। सो ये एंट्री पास होगी, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होंगे और क्रेडिट होगा सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों की दोनों अप्रोचेस क्लियर हैं। और एंट्रीज कैसे बनानी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पे कि ये जो रूल्स है ना, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर रूल्स टिप्स पे नहीं है तो एंट्रीज बनाने में बहुत मुश्किल होगी। यही समझ में नहीं आएगा कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, कब करना है और क्यों करना है, राइट। इसलिए रूल्स अगर टिप्स पे है, अब चाहे आप कोई सी भी अप्रोच यूज कर लो, चाहे ट्रेडिशनल कर लो, मॉडर्न कर लो, आंसर हमेशा सेम होगा, एंट्री हमेशा सेम बनेगी। बट आई वुड से कि आप मॉडर्न अप्रोच ही यूज करें, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में क्विक है सोचना, कि बस ये सोचना है क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, बस इतना सोचना है हमको। क्या डिक्रीज है, क्या इंक्रीज है और कौन सा अकाउंट है, बस ये सोचना है आपको। ये नहीं सोचना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इतना ज्यादा नहीं है उसमें, सिर्फ बढ़ रहा और कम हो रहा है, इतना ही सोचना है। ठीक है, सो एक बार वापस से बैठिए इन सारी एंट्रीज के साथ और खुद कीजिए। ठीक है, एंड देन डू लेट मी नो अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज की पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स के बारे में, हम डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। इनकी क्या एंट्रीज होती हैं ये सब देखेंगे। अभी तो हमने नॉर्मल सिंपल परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, सिंपल इनकम्स जैसे कमीशन हो गया, ये सब इजी एंट्रीज सीखे बनाना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एंट्रीज कवर करेंगे। चलो, so I'll wind up this class here. Hope to see you in the next class. Keep revising and do let me know if you have any problem. Bye bye, have a good day.